इसके पीछे मोसाद का एक बड़ा हाथ रहा और आज भी इजराइल अपने नागरिकों के ऊपर आने वाले हर संकट रहा और आज भी इजराइल अपने नागरिकों के ऊपर आने वाले हर संकट का मुंह तोड़ जवाब देता है। मोसाद की पहुंच दुनिया के हर उस कोने तक फैली है जिन देशों को इजराइल अपनी टेरिटरी और नागरिकों के लिए एक थ्रेट की तरह देखता है। कहते हैं कि ये अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता है और मार गिराता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें नाज़ी वॉर क्रिमिनल एडोल्फ आइखमन के केस में देखने को मिलता है, जिसको मोसाद ने 16 मई 1960 को अर्जेंटीना में ढूंढ निकाला और उसे इजराइल में लाकर उसका ट्रायल करवाया। लेकिन इसकी भनक उन्होंने अर्जेंटीना की सरकार तक को नहीं लगने दी। मोसाद का एक प्रिंसिपल है, किल एंड फ्ली, यानी दुश्मन को मारकर गायब हो जाना। ये आतंकियों और अपने दुश्मनों का तब तक पीछा करती है जब तक वो दुनिया भर में फैले उसके नेटवर्क्स को पूरी तरह से ध्वस्त न कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां मोसाद का मकसद केवल अपने दुश्मनों को खत्म करना ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ इजराइल के प्रति सिक्योरिटी थ्रेट्स पोज करने वाले लोगों के मन में एक खौफ पैदा करना भी होता है। मोसाद का मूल मकसद टेररिज्म को खत्म करना, देश के लिए खुफिया जानकारी को एकत्रित करना और देश के दुश्मनों का खात्मा करना है। मोसाद का एक एक एजेंट कई कई सैनिकों के बराबर होता है जो अकेले किसी भी बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। क्योंकि मोसाद के एजेंट्स का चयन बहुत लंबे और कठिन परीक्षण के बाद ही होता है। इजराइल में उनको कई कई सालों तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये मोसाद एजेंट्स के कारनामे ही हैं कि मोसाद को दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी माना जाता है और ये मोसाद का एग्जिस्टेंस ही है जो पूरी दुनिया में इजराइल के ओहदे को कई गुना ज्यादा है। मोसाद के द्वारा प्रोवाइड की गई सेफ्टी ही इजराइल को अपना डेवलपमेंट एजेंडा परस्यू करने का मौका दे पाती है। लेकिन जब सेफ्टी की बात होती है तो मोसाद अकेला नहीं है। इसमें उसकी आर्म्ड फोर्सेस और पूरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एफिशिएंसी एक अहम भूमिका निभाती है। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। मिलिट्री एंड डिफेंस। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद कुछ समय तक इजराइल अपने डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए ज्यादातर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था। 1970s तक सब ठीक चला, लेकिन इजराइल की एक जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन के चलते चीजों ने यू टर्न लिया। ऐसे में फ्रांस, जो कि इजराइल का एक प्राइमरी वेपन सप्लायर हुआ करता था, उसने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। उसी समय 1973 के अरब इजरायली वॉर में यूएसएसआर ने अरब देशों को बड़े लेवल पर सोफिस्टिकेटेड वेपन सप्लाई किए। 1973 की वॉर में इजराइल की जीत तो हुई, लेकिन इस वॉर ने इजराइल को उसकी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का एहसास करा दिया। इजराइल समझ गया कि अगर वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहा तो वो कभी भी अरब स्टेट्स की मैन पावर, वेपनरी और फाइनेंस को मैच नहीं कर पाएगा। इसी डर के चलते इजराइल ने खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, इजराइल अपनी जीडीपी का 6% पार्ट डिफेंस को डिवोट करता है। वो अपने जीडीपी का 4.5% R&D पर स्पेंड करता है, जिसका 30% मिलिट्री रिसर्च पर जाता है। अगर कंपेयर करें यूएसए तो उसके R&D बजट का सिर्फ 17% मिलिट्री पर खर्च किया जाता है। उनका डिफेंस सर्विस लॉ इजरायली डिफेंस फोर्सेस को यह अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी सिटीजन को फोर्स में एनलिस्ट कर सकते हैं। इसके तहत हर 18+ इजरायली सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। इस ट्रेनिंग का पर्पस मिलिट्री हार्डवेयर और ऑपरेशंस की नॉलेज प्रोवाइड करने के साथ साथ लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग इंस्टिल करना भी है। अगर इजराइल की एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग देखें तो इसका 1/4 पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स फंड करता है। इसी एड ने इजरायली आर्म्स इंडस्ट्री को नर्चर करने में हेल्प की। इसके अलावा इजराइल ने मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को इस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि मिलिट्री कम समय और मेहनत के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स स्टेक होल्डर्स को बता पाती है। ये यूनिक रिफॉर्म्स आज भी केवल इजराइल तक ही सीमित हैं और आज भी इनको कहीं और रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं, आज साइबर स्पेस मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया बैटलफील्ड बन गया है। जब जब वॉरफेयर का रूप बदलता है तब तब वेपनरी को भी उसी के मुताबिक ढलना पड़ता है और इजराइल ने साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी समय रहते बहुत कुछ हासिल किया है। आज इजराइल को सबसे ज्यादा थ्रेट ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से है और उससे डील करने के लिए वो अपनी एडवांस्ड साइबर वेपनरी का यूज करता है।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल 2009 में देखने को मिला कि सभी न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस ने एक के बाद एक मैल फंक्शन करना शुरू कर दिया और इसके पीछे हाथ था स्टक्सनेट का, जो कि यूएस और इजराइल के द्वारा बनाया गया एक साइबर है। स्टक्सनेट ने इरानियन सेंट्रीफ्यूजेस को हाईजैक किया, जिसके चलते कंट्रोलर्स को सेंट्रीफ्यूज मोटर्स की स्पीड को एडजस्ट करने का एक्सेस मिल गया और उसने बिना एक सिंगल शॉट फायर इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिला कर रख दिया। इतना ही नहीं, इजराइल आज वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्म्स प्रोड्यूसिंग नेशंस में से एक है। ये यूएस और ईयू नेशंस को 10% मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है और लगभग 60% ड्रोन्स का डेवलपमेंट भी इजराइल में किया जाता है। और तो और इजरायली सैटेलाइट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी आज एक हाउसहोल्ड नेम है। यहां तक कि इजराइल इंडिपेंडेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी ओन करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है। तो दोस्तों, इन सभी स्ट्रेंथ्स के कारण दुनिया के कई देश आज इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज अपग्रेड कर रहे हैं ताकि वो भी इजराइल की हाईटेक वेपनरी का फायदा उठा सकें। इसी आर्म्स डिप्लोमेसी के चलते आज इजराइल की उन देशों के साथ भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ रही है जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका